Maria does have that white paper that was tabled just a short while ago in Parliament. Maria, take us through the highlights. You already told us how it's going to have a sector-by-sector comparison. Tell us more. 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा जिसका नाम रखा व्हाइट पेपर ऑन द इंडियन इकोनॉमी, जहां पर दरअसल ये दिखाया गया है कि 10 साल से कांग्रेस की सरकार जो है वो किस तरीके से रूल करी है और आगे चल करके बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर जो फ्लॉज रहे हैं उसको उन्होंने डिटेक्ट करा है और सोल्यूशन के साथ में आज भारत का विकास करा है। देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है, उसको नजर न रख जाए इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। आपको पता है लोकसभा का चुनाव है 2024 में और इस वजह से इस वीडियो को हम किसी भी बायसनेस के साथ में नहीं बनाएंगे, लेकिन यस, ये जो 60 पेज का डॉक्यूमेंट है इसको हमने रेफरेंस में लिया है जहां पर हमने क्लियरली डिस्कस करा है सारी चीजों को और इंपॉर्टेंट मुद्दों को। इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपको इकोनॉमी जो है वो बहुत ही सरल भाषा में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा एज यूजुअल। तो बस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कांग्रेस की ही सरकार रही है जब आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ स्कैम निकल के आया था, जहां पर 70,000 करोड़ का जो स्कैम है वो देखने को मिला था। आदर्श हाउसिंग स्कैम निकल करके आया था, सत्यम घोटाला निकल करके आया था, यानी कि बड़े बड़े स्कैम्स जो हैं वो आपको कांग्रेस के ही टाइम पर देखने को मिले हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी बातें भी यहाँ पर क्लेम करी गई हैं और इसी के साथ साथ में कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे कि चलिए अब हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो इन्फ्लेशन की बात करी गई है यहाँ पर कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो फेल कर गया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, जहां पर 5 साल के पीरियड के लिए फाइनेंशियल ईयर 2010 से फाइनेंशियल ईयर 2014 तक जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन रेट रहा है वो डबल डिजिट में रहा है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2004 से 14 तक जो एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन है वो 8.2% रहा है और ये काफी बड़ा नंबर है, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कांग्रेस पूरी तरीके से फेलियर साबित हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है बैंकिंग क्राइसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट और इनफेमस लीगेसीज है यूपीए सरकार की। तो मिसमैनेजमेंट ऑफ बैंक्स जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करता है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। अब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? तो देखिए, एसेट जो है वो एक बैंक के लिए उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि बैंक्स जब लेंड करते हैं और लोन देने के साथ साथ में क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करते हैं, तो जब वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो उसी से बैंक का जो मैनेजमेंट है वो चलता है। अब यहां पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया है और उस 100 रुपए में 30 रुपए ऐसे हैं जिस पर बैंक को पता है कि ये वापस नहीं मिलने वाले हैं, तो इसी को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक लोन जिस पर 90 दिन या उससे ज्यादा हो जाए और उस पर न प्रिंसिपल मिले न इंटरेस्ट मिले तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। और यही जब आप एनपीए जो 30 है कितने का 100 रुपए में से इंटू 100% करते हैं तो ये ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट निकल करके आता है, यानी कि जीएनपीए हम इस केस में देखेंगे तो 30% है। अब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब 1997 से 2002 तक थे तो उन्होंने जब चार्ज लिया था तो उस वक्त ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो 16% पे था, जिसको उन्होंने ऑफिस छोड़ते समय 7.8% पे ला करके रख दिया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया। लेकिन वापस से 2013 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ने का टाइम आया तो उस वक्त जीएनपीए जो है वो 12.3% यानी कि बढ़ गया था वापस से। इवन 44% ऑफ बैड लोन्स जो हैं वो तो इंक्लूड ही नहीं करे गए, वरना इसको अगर आप मिला दो तो 12 में 7% ऐड करने के साथ साथ में 19% आपको देखने को मिल जाएगा जीएनपीए। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स यूपीए सरकार के द्वारा। जब मार्च 2004 में आप देखेंगे तो 17 मंथ्स तक का इंपोर्ट कवर आसानी से था, यानी कि इतने फॉरेक्स रिजर्व्स थे कि आराम से 17 मंथ्स तक भारत इंपोर्ट कर सकता था, जहां पर आप देखेंगे तो वापस से सितंबर 2013 में यह घट करके 6 महीने पर आ चुका था, यानी कि किस तरीके से फॉरेक्स रिजर्व्स जो है उसका भी मिसमैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स कम थे तो इसी को लेकर के 2013 में बेसिकली कांग्रेस ने लाया फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स। यहां पर बेसिकली जो एनआरआई हैं या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो डिपॉजिट कर सकते हैं फॉरेन करेंसीज में, और क्योंकि जब वो डिपॉजिट करेंगे फॉरेन करेंसीज में तो उनको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो फिक्स करके दिया जाएगा और वो भी यूएस डॉलर्स में ही दिया जाएगा। अब इससे क्या है कि मान लो भविष्य में रुपी डेप्रिशिएट होता भी है तो इन्वेस्टर्स को कोई रिस्क नहीं होगा, तो इसीलिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट तो किए, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने इस स्कीम को लाया था पैसे तो आ गए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो जब इंटरेस्ट देने की बारी आई और
हाई इंटरेस्ट था वो पे बीजेपी के द्वारा किया गया। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न है। और 2008 में जब यूएसए में लेहमैन ब्रदर क्राइसिस होता है तो उसके बाद भारत में भी आप देखेंगे तो बैंकिंग क्राइसिस चालू होता है, जिसको लेकर के बीजेपी ने लिटरली आप देखेंगे रिमार्केबल स्टेप्स लिया है बैंकिंग क्राइसिस को टैकल करने के लिए। और उस इकोनॉमिक स्लोडाउन से लड़ने के लिए कांग्रेस ने फिस्कल स्टिमुलस को प्रमोट करा। फिस्कल स्टिमुलस जो है वो एक्शन है जो सरकार लेती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में एक देश में। तो ये कैसे हो सकता है? टैक्स रेट्स को कम करके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बूस्ट करके और साथ ही साथ में इंटरेस्ट रेट्स जो बैंक ऑफर करते हैं उसको भी कम करके। अब इसके वजह से आप देखेंगे तो जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी कि बेसिकली आप देखेंगे तो इनकम जो है वो कम है और जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है, इसलिए बोरोइंग्स आपको करना पड़ जाएगा। अब फिस्कल डेफिसिट जो है वो एक प्रकार से बोरोइंग्स का ही इशारा करता है और ये बताता है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा 2009 से 2014 तक। यहां तक कि आप बीजेपी गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट देखेंगे तो पैंडेमिक से पहले ये 3.44% पे था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 पर आकर के 6.4% हुआ। बिकॉज आपको पता है कि कोविड भी रहा, रशिया यूक्रेन वॉर भी रहा है, तो इन सबको मैनेज करने में फिस्कल डेफिसिट जो है वो थोड़ा बढ़ा, लेकिन स्टिल कांग्रेस से कम ही आप देखेंगे। हालांकि गवर्नमेंट डेट हमेशा बैड नहीं माना जाता है कई सारे इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा, क्योंकि देखिए उधार लेना गलत नहीं है, लेकिन आप उस उधार के पैसे का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं मैटर ये करता है। देखिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो दो प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो शॉर्ट टर्म को कहीं ना कहीं सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए जरूरी होता है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्लूडेड होता है, उनका पेंशन, इसी के साथ साथ में सब्सिडी और ग्रांट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, इससे लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं होता है। और दूसरा आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जहां पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो प्रमोट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हाईवेज कंस्ट्रक्ट करना, हाई स्पीड केबल्स को बनाना, और ये कहीं ना कहीं हेल्दी माना जाता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, जब वाजपेयी साहब छोड़ करके गए थे 2003-4 में तो वो 31% हुआ करता था, और वहीं जब आप देखेंगे कि कांग्रेस छोड़ करके जा रहा है 2013-14 में तो वो 16% पे हो गया, यानी कि लगभग आधा। इसी के साथ साथ में फिलहाल आप देखेंगे तो 2023-24 में 28% है। वहीं आप देखेंगे तो कांग्रेस के टाइम पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा है, जहां पर उन्होंने 2008 में 52,000 करोड़ तक का जो एग्रीकल्चर डेट है उसको वेव कर दिया, यानी कि लोन्स को राइट ऑफ कर दिया गया, कंप्लीटली हटा दिया गया। और ये मुद्दा देखिए सिर्फ कांग्रेस का ही नहीं है, आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी तो 30,000 करोड़ का जो डेट था किसानों का, उसको महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने माफ कर दिया। तो ये लोन वेविंग का कॉन्सेप्ट तो आप देखते हैं कि चला आता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे बीजेपी 1997 से 2002 में 24,000 किलोमीटर तक का नेशनल हाईवे जो है वो बनाया, वहीं कांग्रेस ने 10 साल में मिलाकर के भी 16,000 तक ही वो पहुंच पाए नेशनल हाईवे बनाने के नंबर्स में। बीजेपी के टाइम पे आप देखेंगे तो 37,000 करोड़ का अनस्पेंट मनी रहा है सोशल सेक्टर स्कीम्स में, जबकि कांग्रेस में ये आंकड़ा 94,000, यानी कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया है सोशल सेक्टर स्कीम्स को पैसे देने में भी। तो ओवरऑल अगर हम समरी निकालते हैं तो कांग्रेस के समय में आप देखेंगे इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है, बैंक्स की जो अवस्था है वो बहुत खराब है, डेट जो है वो भी ज्यादा है, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम रहा है, सोशल सेक्टर स्कीम्स भी जो है वो बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं रहे हैं। तो फिर ऑल ऑफ अ सडन बीजेपी ऐसा क्या मैजिक करती है कि इन चीजों को वो कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को भी वो मैनेज करते हैं और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बन करके आता है। तो चलिए अब इस एस्पेक्ट को भी हम देख लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला काम बीजेपी ने यह करा कि उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। कैसे किया? तो उन्होंने 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया, उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस में, जहां पर उन्होंने आरबीआई को पावर दिया कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखे 2 to 6%, और इसके तहत आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जो है वो सेंट्रल बैंक ने चंक मैनेज किया, और एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो आप देखेंगे 2004 से 14 में हमने देखा कि 8.2% था, लेकिन 2014 से 2023 तक आप देखेंगे तो ये 5.0% है, यानी कि काफी कम है, इंक्लूडिंग उस टाइम पे जहां पर कोविड भी रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर भी रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेड सी क्राइसिस भी चालू है। तो इन सब के बावजूद काफी अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है। इसी के साथ साथ में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई, वो 2005 से 2014 में 305 बिलियन यूएस डॉलर्स का आया है, वहीं 2015 से 2023 में आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चंक है। जहां 2013 से 14 में लगभग 2 लाख
करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा गया था, वहीं 2023 से 24 में 9.5 लाख करोड़ का, यानी कि बीजेपी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख करके। इसी के साथ साथ में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, वो कांग्रेस के टाइम पर 2004 से 14 में 14.2% हुआ करता था, जो बीजेपी के टाइम पे 2014 से 24 तक 9.9% ही रहा है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन की भी बात कर लेते हैं, तो जहां 2015 में ये 12 किलोमीटर पर डे हुआ करता था, 2023 में आप देखेंगे तो 28 किलोमीटर पर डे, यानी कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम दिया जा रहा है। और जहां आप देखेंगे तो बड़े बड़े बैंक्स जो है वो कोलैप्स कर रहे हैं, चाहे वो सिलिकॉन वैली बैंक हो, क्रेडिट स्विस बैंक हो, वहीं इंडियन बैंक्स जो है वो आज बेहतरीन सिचुएशन में है। 2023 जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ईयर बैंकिंग के लिए रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया 2016 में, किस तरीके से जो बैंकरप्ट हैं उनको टैकल किया जाएगा। सारफेसी एक्ट लाया गया कि किस तरीके से जो लोन नहीं दे पा रहे हैं, डिफॉल्टर्स हैं, उनसे किस तरीके से उन चीजों को वसूला जा सके। साथ ही साथ में जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स और वीक बैंक्स थे उनको मर्ज किया गया उनका एनपीएस को बैलेंस करने में, और इसी के साथ साथ में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी लाया गया। तो ये पीसीए फ्रेमवर्क जो है वो बैंक्स को, जो बैंक्स कमजोर हैं यानी कि जिनके एनपीएस बहुत ज्यादा हैं, उनको लेंड करने से रोकता है। तो ये सारे एफर्ट्स से बैंकिंग क्राइसिस को भी टाला गया, और साथ ही साथ में मेजर इकोनॉमी जो है वो हमारे देश का बैंक से चलता है, तो ये बहुत बेहतर रह पाया। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लगातार एमएसएमईज को और बाकी चीजों को भी प्रमोट किया जा रहा है। और बीजेपी गवर्नमेंट ने बैंकिंग क्राइसिस को इतना बेहतर ढंग से मैनेज किया कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2014 में 12.3% हुआ करता था, वो कम होकर के 2023 में 3.2% पे आया है। तो ये ओवरऑल सिनारियो हमारा इस वीडियो से था। बाकी अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो अब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से किसका टाइम में बहुत अच्छा काम हुआ है, और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम अपने चैनल को और ज्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ हाजिर कर सके। और इसी के साथ साथ में अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप में से 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि उस 90 में नहीं आएंगे, और साथ ही साथ में अपना प्यार बढ़ाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।